हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड क्रैक। और जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस चैनल पर लेकर आते हैं एजुकेशनल वीडियोस। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दुनिया के एक सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है यूनाइटेड नेशंस का फ्लैग और इसका एम्बलम। दोस्तों, अगर बात करें यूनाइटेड नेशंस की, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हो गई थी। और 24 अक्टूबर को ही हम हर साल यूएन डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। यूनाइटेड नेशंस दुनिया का एक सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर विश्व के 193 कंट्रीज़ और 2 एसोसिएटिव मेंबर्स आते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें लिखा गया है कि यूएन इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इसका एम है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। दोस्तों, 1945 में जब युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने अंतिम चरण पर था, तो दुनिया में एक महसूस हुई आवश्यकता कि ऐसे युद्ध बार बार ना हो। इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए और पूरी दुनिया में उस ऑर्गेनाइजेशन को लागू किया जाए और सारे कंट्रीज़ को उसको मानना अनिवार्य कर दिया जाए। तो उस टाइम पे जो 50 कंट्रीज़ थी, उन्होंने एक चार्टर लाए वो, और उन्होंने उसका नाम रखा है यूएन चार्टर। उसका नाम था यूनाइटेड नेशंस चार्टर। और इसी चार्टर के तहत यूएन इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म अप हुआ और इसने अपना कार्य करना स्टार्ट किया 24 अक्टूबर 1945 से। जो चार्टर अडॉप्टेड किया गया था वो किया गया था 25 जून 1945 में, लेकिन सितंबर 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड की ख़त्म होने के बाद 24 अक्टूबर 1945 को हमने यूनाइटेड नेशंस को पूर्णतः दुनिया में लागू कर दिया। और तभी से 24 अक्टूबर यूएन डे के तौर पर हम सेलिब्रेट करते हैं। जब ये फाउंडेशन, इसकी नींव रखी गई थी इस ऑर्गेनाइजेशन की, तो उस टाइम पे इसके साथ 51 मेंबर स्टेट्स थे दुनिया की। लेकिन आज 2020 के टाइम पे इसमें 193 मेंबर स्टेट्स हैं और 2 एसोसिएटिव मेंबर्स हैं। अगर बात करें ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, तो यूनाइटेड नेशंस द्वारा स्वीकृत 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिनका नाम है अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, रशियन, स्पेनिश और फ्रेंच। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मेंबरशिप की। तो जो भी कंट्री, पीस लविंग स्टेट जो एक्सेप्ट करता है जो रूल्स एंड रेगुलेशन एंड सेट ऑफ रूल्स हैं जो यूएन चार्टर में दिए गए हैं, अगर उनको आप फॉलो करते हैं तो आप इसके मेंबर बन सकते हैं। दो जो इसके नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट हैं, उनका नाम है होली सी और द पैलेस्टीन। अब बात करेंगे फ्रेंड्स यूएन के कुछ मुख्य या अभिन्न अंगों के बारे में। तो यूएन के जो है 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हुआ करते थे पहले, 1994 के बाद से ये 5 रह गए हैं। तो बात करेंगे इनकी प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में। तो पहला जो है वो है यूएन जनरल असेंबली। ये एक असेंबली है फ्रेंड्स यूएन की, और ये जो असेंबली है वो ईयरली सेशन पे हेल्ड की जाती है। और जो इसके प्रेसिडेंट होते हैं इस जनरल असेंबली के, वो इन्हीं मेंबर स्टेट्स के जो लीडर होते हैं उनमें से होते हैं। और ये रोटेशनल पीरियड पर चेंज होते रहते हैं, कोई एक ही इसका व्यक्ति कोई कांस्टेंट नहीं रहता है। तो प्रेजेंट टाइम पे जो जनरल असेंबली प्रेसिडेंट हैं यूएन के, वो हैं तिजानी मोहम्मद बंदे। और दूसरी जो बात करेंगे फ्रेंड्स, दूसरा जो ऑर्गन है वो है यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरीट। इसे कहते हैं यूएन सेक्रेटरीट। इसे जो हेड करता है वो होता है यूएन का सेक्रेटरी जनरल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है फ्रेंड्स। और कभी कभार एग्जाम में भी देखने को मिलता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल प्रेजेंट टाइम पे कौन है। तो बता दूं फ्रेंड्स कि प्रेजेंट टाइम पे एंटोनियो गुटेरेस यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं, और ये 2017 पे अपॉइंट हुए थे। और जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं इसकी, वो हैं जनरल अमीना जे मोहम्मद। इसका काम क्या है फ्रेंड्स? ये स्टडीज़, इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है। जो ईयरली यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग होती है और जितने भी वर्क्स होते हैं लिखित
या जितने भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग के वर्क्स होते हैं, ये सारा काम यूएन सेक्रेटरीट ही करता है। और तीसरी जो मेन पार्ट है इसका वो है फ्रेंड्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और ये लोकेटेड है हैग, नीदरलैंड्स में। जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट होते हैं और अगर किसी कंट्री को किसी से कुछ दिक्कत है, कुछ है, तो वो अपना डिस्प्यूट लेकर आईसीजे में जा सकती है। इसमें जो जज की जो टीम पैनल होता है वो 15 जज का होता है, और इनका जो टेन्योर होता है, इनका जो पीरियड होता है वो 9 साल का होता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, जो अगला ऑर्गन है वो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसमें लिखा है जैसे कि इसका काम होता है कि सिक्योरिटी और पीस मेंटेन करना और अपने रूल्स को अप्लाई करना ऑल ओवर द वर्ल्ड इन मेंबर स्टेट्स में। जो इनके मेंबर हैं उन पर रूल्स को अप्लाई करने की जिम्मेदारी भी इसी की होती है। और आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, जो इसमें जो एक मेन बात होती है कि इसमें 15 इसके मेंबर्स होते हैं हमेशा, और जिसमें से 5 मेंबर जो होते हैं वो परमानेंट मेंबर होंगे। जो 5 स्टेट्स होते हैं वो इसके परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जिनके नाम हैं यूएसए, चाइना, रशिया, फ्रांस और यूके। तो फ्रेंड्स इन 5 कंट्रीज़ के पास एक स्पेशल पावर भी होती है, इसका नाम है वीटो पावर, जो कि बहुत ही लाभदायक और बहुत ही उपयोगी पावर होती है फ्रेंड्स। जब कभी मीटिंग होती है तो इन 5 कंट्रीज़ के पास एक स्पेशल अथॉरिटी या स्पेशल पावर वीटो पावर होती है, जिसके इस्तेमाल से ये किसी भी कानून को पास होने से या उसको पास न होने से रोक सकते हैं और अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जो फ्रेंड्स होते हैं वो 10 जो होते हैं मेंबर्स वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, और वो 2-2 साल के लिए ही उसमें रहते हैं। हर 2 साल के बाद ही मेंबर्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो ये 5 हैं परमानेंट मेंबर्स हैं, ये हमेशा रहते हैं। अगली जो बात करेंगे फ्रेंड्स वो है 5वां ऑर्गन, वो है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका शॉर्ट फॉर्म है ECOSOC। और ये जो ध्यान देता है फ्रेंड्स उसका है कि सोशल कोऑपरेशन हो और डेवलपमेंट हो ऑल अमंग द मेंबर स्टेट्स, और उनके बीच के डिस्प्यूटों के होने के बाद भी उनके बीच में इंटरनेशनल इकोनॉमिक जो ट्रांसफ़र है वो चलता रहे, उसमें कोई आँच ना हो। ECOSOC के प्रेजेंट टाइम पे भी 54 मेंबर्स हैं, और जो ये इलेक्टेड होते हैं जनरल असेंबली के द्वारा 3 साल के टर्म्स के लिए। और इसकी एक एनुअल मीटिंग होती है हर साल जुलाई में, जो कि न्यूयॉर्क या जेनेवा में से किसी एक स्थान पर होती है। जो छठवां इसका, तो जो 1994 से पहले इसका ऑर्गन था वो था यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल। जब ये वॉर टाइम पे एक्ट करता है, और 1994 से पहले तक ये एक्ट करता था, लेकिन उसके बाद से ये अभी तक डेड है, यानी कि इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो तब से यूएन के 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं जिनकी बात हम ऊपर 5 में कर चुके हैं। और बात करो फ्रेंड्स जो ऑब्जेक्टिव जो है यूएन के, कि यूएन बना तो था मेंटेनिंग सिक्योरिटी और पीस के लिए, लेकिन उसके बाद से चूँकि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके प्रमुख कार्य कुछ बढ़ गए और इसके ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारियां आती गई। जैसे कि ऑल ओवर, पहला है पीस कीपिंग सिक्योरिटी, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड वॉर के चांसेस को कम से कम करना, किसी भी कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट हो उसे सॉल्व करना, और अपने रूल्स एंड रेगुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड को लागू करना। और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, ये सीकिंग ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स। तो फ्रीडम फाइट, किसी कंट्री में अगर कोई फ्रीडम चाहता है उसके लिए उसका साथ देना, और वहाँ की जो फंडामेंटल फ्रीडम है, ह्यूमन राइट्स हैं वहाँ के, उनको प्रोटेक्ट करना, ये एक बड़ी मेन ऑब्जेक्टिव है यूएन का। तीसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन एग्जिस्टेंस। तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रोसेस को जगाना ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इकोनॉमिक ग्रोथ को और डेवलपमेंट को ऑल ओवर द वर्ल्ड करना, इसका एक ऑब्जेक्टिव भी है। और ये फाइट करता है जेंडर इनइक्वालिटी को। तो फ्रेंड्स जितने भी प्रकार की इनइक्वालिटीज़ होती हैं, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, सिक्योरिटी पर्पस एंड वॉर जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको कंट्रोल करना, और अगर किसी कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट बहुत बढ़ जाता है तो उसे कंट्रोल करना भी यूएन का काम होता है। और भी इसके 2 काम और हैं, जैसे देख लीजिए स्टॉपिंग चाइल्ड लेबरी और मेंटेन इंटरनेशनल पीस। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं फ्रेंड्स यूएन के। आगे बात करेंगे कि यूएन की कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं
जो कि खुद वर्ल्ड फेमस एजेंसीज़ हैं, और ये सब यूएन के अंदर आती हैं। और इनका जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो इन सबको ऑब्जेक्टिव्स को स्पेशली कैटेगराइज करने के लिए ये यूएन ने स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनाई है जो हर एक ऑब्जेक्टिव को लुक आफ्टर करती है डीपली। तो पहले इसमें जो बात करेंगे वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड लेबर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो श्रमिकों को उनका जो उनके मान, उनका सम्मान और उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है मिनिमम वेजेस का, सारा ये देखती है। और अगला है फ्रेंड्स आईएमएफ, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये जितना भी मनी ट्रांसफ़र और इकोनॉमिक ग्रोथ पूरी दुनिया में हो रही है उस सब पे नज़र रखे हुए है। और अगली जो है हमारी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो जितना भी एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो सब काम देखता है यूनेस्को। और अगला जो भी वर्ल्ड में हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इमरजेंसी, कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी पेंडेमिक होती है तो उसके ऊपर जो लुक आफ्टर करती है, जो सबसे मोस्ट बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इसके ऊपर, वो है डब्ल्यू और डब्ल्यू भी यूएन के अंडर का ही एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। जैसा कि अभी पूरे वर्ल्ड में कोरोना छाया हुआ है, तो कोरोना के ऊपर जो लुक आफ्टर कर रही है जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो होगी हमारी डब्ल्यू। और इसी प्रकार जो हमारा एक बैंक बनाया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, जो सबसे बड़ा बैंक, वो उसका नाम है वर्ल्ड बैंक फ्रेंड्स। तो ये जितना भी इकोनॉमिक उथल पुथल मची है दुनिया में उसके ऊपर ये काम करता है। और किसी कंट्री को लोन की ज़रूरत है तो ये उस लोन की अप्लाई भी ये करता है। अगला है फ्रेंड्स फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। पूरे वर्ल्ड में जो एग्रीकल्चर है वो वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट प्रोड्यूसिंग है। नॉनवेज लोग तो बहुत कम खाते हैं दुनिया में, लेकिन जो मेन रिसोर्स होता है वो होता है फ्रेंड्स वेजिटेरियन। और वेजिटेबल्स जो होती हैं वो, और जो फसल होती हैं वो एग्रीकल्चर का पार्ट है। तो एग्रीकल्चर जो है ह्यूमन नेचर का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। तो इसी के ऊपर जो लुक आफ्टर करती है जो है हमारी ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है FAO। हालांकि फ्रेंड्स इतने ही नहीं हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को लुक आफ्टर करती हैं जो यूएन की। और लेकिन ये जो मेन थी मैं आपको बताई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।